हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 23 अप्रैल 2022 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 23 अप्रैल 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें यार, सारे के सारे बच्चे जितने भी वीडियो को देख रहे हैं शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और पहला क्वेश्चन है, किसको जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022। और ये मिला है दोस्तों बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी को। वैसे तो ये टोटल 6 लोगों को मिला है, लेकिन उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कौन है, वो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। कौन है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दोस्तों, ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। और आपको पता है यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, और बहुत ही अच्छे से ये अपनी डेमोक्रेसी को बचा रहे हैं, इसलिए ये सम्मान जो है वो इनको दिया गया है। तो याद रखना है, जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी फाउंडेशन की तरफ से पहली बार हुआ है कि ये अवार्ड 5 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को मिला है, 5 लोगों को दिया गया है। और ये पांचों के पांचों लोगों को जो अवार्ड मिला है, ये इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बहुत अच्छा योगदान दिया है, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या किसी भी कंट्री के अंदर। तो आप देख सकते हो इसमें सबसे पहला नाम जो है वो आपको प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन मिलेगा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। दूसरा नाम है लिज चेने, जो कि आप कह सकते हो कांग्रेस वोमेन है, यूएस रिप्रेजेंटेटिव है, इनको दिया गया। साथ में जोसेलिन बेंसन जो सेक्रेटरी हैं स्टेट ऑफ मिशिगन की, और साथ ही साथ रशल रस्टी बाउर्स जो कि एरिजोना स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हैं और साथ में हाउस स्पीकर हैं। और लास्ट में वांड्रिया शाय मॉस को मिला है, जो कि जॉर्जिया के इलेक्शन डिपार्टमेंट एम्प्लॉय हैं। लेकिन जो 5 नाम हैं ये सारे के सारे किसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ज़ेलेंस्की जी, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बाहर की बात हो रही है। तो इन सबको अपनी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये खिताब जो है वो दिया गया है। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट की अगर हम खास तौर से बात करें, ये रशिया और यूक्रेन के अंदर जो लड़ाई चल रही है इस टाइम पे उसमें अपनी डेमोक्रेसी या उसमें अपना बहुत ज़्यादा हौसला दिखाने के लिए ये अवार्ड इनको मिला है। लेकिन आपने याद रखना है, ये अवार्ड जो है वो जॉन एफ कैनेडी के जो फैमिली हैं उनकी तरफ से इसको स्टार्ट किया गया था, ताकि उन लोगों को दिया जाए जो अपने करियर को या अपने ओहदे को वो रिस्क पे रख के जो है वो कोई अच्छे काम के लिए जो है वो लोगों की मदद करते हैं। और ये अवार्ड की शुरुआत जो है वो आप कह सकते हो कि बहुत ही अच्छे कॉज के लिए तो की गई थी। लेकिन ये जॉन एफ कैनेडी की जो एक पुलिट्जर प्राइज विनिंग बुक है जिसका नाम है प्रोफाइल्स इन करेज, प्रोफाइल इन करेज, उसके नाम से ये प्रेरित है और उसी नाम से ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो दोस्तों याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, लेकिन उसके साथ साथ आपने बाकी कैटेगरीज जो है वो याद रखनी है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कैरोलिना बेलोस्का जो कि पोलैंड से बिलोंग करती हैं, और इनको रिसेंटली एक खिताब दिया गया मिस वर्ल्ड 2021, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर आ गया नाम फ्रांसिस कैरे का दोस्तों, ये फर्स्ट अफ्रीकन है जिनको प्रिट्जकर प्राइज से सम्मानित किया गया, प्रिट्जकर प्राइज 2022 का। और ऐसे ही डेनिस पी सलूवियन है जो कि अमेरिकन बहुत फेमस मैथमेटिशियन है, और इनको मैथमेटिक्स का एक बहुत ही फेमस प्राइज जिसको एबल प्राइज कहा जाता है, इससे सम्मानित किया गया 2022 के लिए। तो सारे के सारे अवार्डीज जो हैं वो बहुत ही फेमस हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, हु इज सिलेक्टेड एज द रिसिपिएंट ऑफ चैंपियन ऑफ अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसको मिला। हम कैटेगरी की बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट, इसमें और भी कई कैटेगरीज हैं, लेकिन आपको कोई भी कैटेगरी अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है, ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की तरफ से दिया जाता है, और ये मिला है बहुत ही फेमस ब्रॉडकास्टर जिनका नाम है सर डेविड एटनबरो। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो आप देख सकते हैं डेविड एटनबरो रिसीव द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और याद रखना है ये 2021 के लिए इनको दिया गया है। तो ये उनकी डेडिकेशन रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन के लिए या फिर नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको रिस्टोर करने के लिए जो उन्होंने एफर्ट्स किए हैं उनके लिए उनको दिया गया है। लेकिन याद रखना है उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी के अंदर चुना गया है। और सर डेविड एटनबरो जो हैं वो अपने इनोवेटिव एजुकेशनल टेलीविजन प्रोग्राम्स के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने खास करके आप कह सकते हो प्लैनेट को किस तरह से ग्रीन रखें, और एक सीरीज चलाई थी द ग्रीन प्लैनेट के नाम से, और एक प्लास्टिक ओशन जिसमें ओशन में से प्लास्टिक को हमने खत्म करना है उसके बारे में लोगों को अवेयर किया था। तो इस तरह की सीरीज चलाने के लिए बहुत ही फेमस है। इनको 3 तो एमी अवार्ड्स मिल चुके हैं, और 8 जो है इनको ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स मतलब बाफ्टा अवार्ड भी जो है वो मिल चुके हैं। इन्होंने कई सीरीज चलाई थी, जैसे लाइफ ऑन अर्थ, इन्होंने एक आप कह सकते हो लाइव सीरीज चलाई थी 1979 के अंदर,
द लिविंग प्लैनेट 1984 में इन्होंने सीरीज चलाई, द ट्रायल्स ऑफ लाइफ 1990 में। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये सारी सीरीज किसी न किसी तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में बताती हैं, तो इसीलिए उनको ये खिताब जो है वो दिया गया। और आपने याद रखना है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड जो है ये किसी भी इंडिविजुअल को दिया जा सकता है, किसी ग्रुप को दिया जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है जिसने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए अलग अलग तरह के एक्शन लिए हों। लेकिन ये यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट इन्वायरमेंट ऑनर है, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 2005 में इसको देना स्टार्ट किया गया था और अभी तक ये 101 लोगों को दिया जा चुका है, जिसमें 25 तो वर्ल्ड लीडर हैं, 62 जो है वो इंडिविजुअल हैं और 14 इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूँ इसमें अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं, जैसे टोटल 5 कैटेगरीज हैं। एक तो लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी है, एक इसमें पॉलिसी लीडरशिप की कैटेगरी है, एक इंस्पिरेशन एंड एक्शन कैटेगरी है, एक साइंस एंड इनोवेशन है, एक एंटरप्रेन्योरल विजन है। तो ये 4 और कैटेगरीज लाइफ अचीवमेंट अवार्ड के बिना, लेकिन इसमें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों जो बाकी ऑप्शंस देख रहे हो इनको भी रिसेंटली कोई ना कोई खिताब मिला है, जैसे एल्बर्ट बोरला का आप नाम देख रहे हो, ये बहुत ही फेमस कंपनी है पी फाइजर के ये सीईओ और चेयरमैन हैं। इनको मिला है प्रेस्टिजियस जेनेसिस अवार्ड। याद रखना है कौन सा अवार्ड मिला है, प्रेस्टिजियस जेनेसिस अवार्ड 2022 का। जिशान ए लतीफ़ बहुत फेमस फोटोग्राफर हैं, जर्नलिज्म कैटेगरी के अंदर इनको ये खिताब मिला है फोटो जर्नलिज्म के अंदर, और इनको मिला है रामनाथ गोयनका अवार्ड। नेक्स्ट है विल्फ्राइड ब्रुटसेट, विल्फ्राइड को मिला है स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022। बहुत ही फेमस फिर से अवार्ड ये आपके सामने आ चुके हैं। ये सारे के सारे आपने याद रखने हैं। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, लेकिन उससे पहले यार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है बीम यूपीआई जो है वो नियो पे टर्मिनल के ऊपर जो है वो अब किया जा सकता है कौन सी कंट्री के अंदर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नियो पे प्लेटफॉर्म जो है वो किसका है। ये दोस्तों प्लेटफॉर्म है मशरक बैंक का, और मशरक बैंक जो है वो सबसे बड़ा और सबसे ओल्डेस्ट बैंक जो है वो इस कंट्री का है, और ये कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, बी होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बीम यूपीआई जो है वो एनपीसीआई का प्लेटफॉर्म है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है। तो इनकी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एनआईपीएल के नाम से, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। तो उन्होंने बीम यूपीआई जो है वो नियो टर्मिनल्स के थ्रू जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ट्रांजैक्शंस को करने की पॉसिबिलिटी जो है वो बना दी है। अब आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी जो है वो नियो पे की एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो बीम यूपीआई की मदद से आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। तो बीम यूपीआई जो है वो लाइव हो चुका है नियो पे टर्मिनल के ऊपर पूरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो इससे क्या होगा, जो इंडियन टूरिस्ट वहां पे जाते हैं तो नियो पे टर्मिनल के ऊपर जाके बीम यूपीआई की एप्लीकेशन के थ्रू या नियो पे की एप्लीकेशन की मदद से वहां पे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और अपने जो भी सेलिंग और परचेजिंग है वो की जा सकती है। तो 2021 में ही एनआईपीएल, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और नियो पे ने आपस में कोलैबोरेट किया था ताकि हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं कि दोनों पेमेंट्स जो है वो हम कर सकते हैं। तो याद रखना है बीम यूपीआई मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है अलग अलग कंट्रीज में, खास करके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। इससे इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जरूर बूस्ट होगा, और इंडियन टूरिस्ट जो अलग से पेमेंट करना चाहते हैं बीम यूपीआई की मदद से, वो भी जो है वो वहाँ पे मदद कर सकते हैं अलग अलग फिजिकल स्टोर्स के अंदर जाके। तो याद रखना है ये दोस्तों स्टार्ट हुआ है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और इसमें आपने याद रखना है एनआईपीएल के बारे में। ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक इंटरनेशनल फर्म है, या आप कह सकते हो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे या अलग अलग कंट्री के साथ समझौते करती है ताकि हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की मदद से हम पेमेंट्स जो है वो करवा सकें। और इसके सीईओ जो करंटली हैं वो हैं रितेश शुक्ला जी। कौन है, रितेश शुक्ला जी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 2020 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who signed a statement of intent with UNICEF India on SDG focusing on children? तो देखो यूनिसेफ इंडिया के साथ एक टाई अप किया गया ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 तक हमने अचीव करने, टोटल 17 गोल हैं, खास करके जो बच्चों के लिए हैं उसमें से वो हम अचीव कर सकें। और ये टाई अप किसके साथ किया गया है, नीति आयोग के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि इंडिया का एक थिंक टैंक है, उसके साथ ये समझौता किया गया कि हम जो है वो यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो बच्चों से रिलेटेड है उसको अचीव करेंगे। तो आप देख सकते हो नीति आयोग और यूनिसेफ ने ये टाई अप किया है।
तो मेन फोकस क्या रहेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर रहेगा, चाहे उनकी हेल्थ के बारे में हो, चाहे एजुकेशन को अच्छा करना हो, चाहे उनको खाने पीने की जो समस्या है उसको दूर करना हो, उनको अलग अलग तरह से प्रोटेक्शन फ्यूचर में जो प्रोवाइड करनी है, जो उनको अलग अलग एरियाज में जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर प्रोवाइड करेंगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो चाइल्ड डेवलपमेंट से लेके हैं वो यूनिसेफ इंडिया और नीति आयोग जो है वो दोनों इस तरह से उसको अटेन या अचीव करने की कोशिश करेंगे जिसमें जितने भी बच्चे जो हैं वो अलग अलग तरह की चीज़ों से वंचित हैं उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो एक इनिशिएटिव है, आप कह सकते हो कि अपनी कमिटमेंट्स को लेके जो 2030 का एजेंडा है उसको हमने पूरा करना है, जिसमें अब अलग अलग तरह की पॉलिसीज दोनों ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगी कि किसी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो मोटो है बच्चों के लिए कि लीव नो चिल्ड्रन बिहाइंड, किसी भी बच्चे को पीछे नहीं छोड़ना, उसको जो है वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन पूरा करेंगी। तो नीति आयोग के बारे में याद रखना है, नीति आयोग जो है वो यूनियन कैबिनेट की तरफ से एक रेजोल्यूशन पास करके किया गया था और प्लानिंग कमीशन को खत्म करके इसको बनाया गया था और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत, याद रखोगे अमिताभ कांत, और इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ डे 2022? बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, इसको इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के नाम से भी जाना जाता है और हर साल ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखना है, इसमें जो है वो अर्थ को बचाने के बारे में लोगों को प्रेरित किया जाता है और किस तरह से पूरे प्लैनेट के ऊपर या पूरी अर्थ के ऊपर हम शांति बनाए रखते हैं उसको भी आगे बढ़ाता है। और इस बार थीम क्या है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो आप देख सकते हो इंटरनेशनल मदर अर्थ डे या इसको वर्ल्ड अर्थ डे आप कह सकते हो, ये 22 अप्रैल को मनाया गया और थीम क्या है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। तो इसमें आप कह सकते हो कि ये भी लोगों को बताया जाता है कि किस तरह से हमने लोगों के लिए और प्लैनेट के लिए काम करना है ताकि एक सस्टेनेबल इकोनॉमी बनाई जा सके, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए इकोनॉमी को डेवलप किया जा सके। और ये 22 अप्रैल इसलिए भी चुना गया क्योंकि जो मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट है वो 1970 में स्टार्ट हुई थी 22 अप्रैल को, इसलिए जो 22 अप्रैल को इस दिन को मनाया जाता है। और इस बार हम 52nd अर्थ डे जो है वो मना रहे हैं, ये आपने याद रखना है। और थीम क्या है, इन्वेस्ट इन अर्थ प्लैनेट। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक बुक लिखी गई है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, ऑथर्ड बाय होम। ये बुक किसने लिखी है, क्योंकि रिसेंटली चीफ मिनिस्टर जो हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक जी, उन्होंने 2 बुक्स का उद्घाटन किया है। एक है मंगला जोड़ी और दूसरा है हमारे पास सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न इंडिया। ये 2 बुक्स का उद्घाटन किया गया। पहले एक के ऊपर फोकस करते हैं। मंगला जोड़ी बुक जो है वो अविनाश खेमका ने लिखी है। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। अविनाश खेमका जो है वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और बहुत ही फेमस जो हैं वो आंदोलनकारी हैं जो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए काम करते हैं। और ये कॉफ़ी टेबल बुक है। मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी जो है वो अविनाश खेमका ने लिखी। और मंगला जोड़ी जो है वो आप कह सकते हो एक नेचर कंजर्वेशन की पूरी स्टोरी है। नेचर को बचाने के बारे में पूरी स्टोरी लिखी गई है कि किस तरह से जो लोकल कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो अपने अलग अलग चीज़ें छोड़ के, खास करके उस टाइम पीरियड पे बर्ड हंटिंग को छोड़ के, लाइक पंछियों का जो शिकार करते थे उसको छोड़ के उन्होंने वाइल्ड लाइफ को बचाने के बारे में सोचा। उसकी एक स्टोरी जो है वो इस मंगला जोड़ी के अंदर, बुक के अंदर बताई हुई है। इसी तरह से एक सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न इंडिया बुक लिखी। इसका भी उद्घाटन जो है वो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने किया और ये लिखी है अविनाश मोहापात्रा ने। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। तो बेसिकली इस बुक के अंदर कुछ ऐसा नहीं है जो नए तरीके से लिखा गया है, क्योंकि 8 बुक्स जो हैं इससे पहले ये अविनाश मोहापात्रा के द्वारा लिखी जा चुकी हैं जो अलग अलग स्टेट की सिख हिस्ट्री बताता है, जैसे सिख हिस्ट्री ऑफ बिहार, सिख हिस्ट्री ऑफ असम, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अंडमान निकोबार। तो इन 8 बुक्स को इन्होंने एक ही बुक के अंदर कंपाइल कर दिया और सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न इंडिया के अंदर उन्होंने बना दिया। तो कंपाइलेशन है ये 8 बुक्स की एक तरह से। और इस बुक को स्पेशली जो है वो एक अलग तरीके से पूछ के लिखा गया, क्योंकि सिख हिस्ट्री जो है वो बहुत ही वास्ट है। तो इसमें जो इसका प्रीफेस है वो सरदार गुरबख्श सिंह जी ने लिखा है, जो कि जूनियर वाइस प्रेसिडेंट है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के श्री अमृतसर साहिब पंजाब के अंदर। और अविनाश मोहापात्रा खुद एक सिख हिस्ट्री स्कॉलर हैं जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और अभी तक ये 38 बुक्स लिख चुके हैं सिख हिस्ट्री के ऊपर और अलग अलग प्रिंसिपल्स के ऊपर ये और अन्य बुक्स लिख चुके हैं। तो इसीलिए आपने दोनों बुक्स के नाम जो हैं वो जरूर याद रखने हैं। लेकिन दोस्तों जो बाकी ऑप्शंस हैं ये भी आप एक बार देख लें। ऋचा मिश्रा का नाम आप यहाँ पे देख रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथर हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है ऑयल हिस्ट्री के ऊपर जिसका नाम है अनफिल्ड बैरल्स। याद रखेंगे ये 2 वर्ड्स, अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। ये बुक ऋचा मिश्रा ने लिखी है। नेक्स्ट है अमिताभ कुमार, इन्होंने लिखी है द ब्लू बुक, नाम है दोस्तों इसका ब्लू बुक। और इसकी कैप्शन थी, नीचे लिखा हुआ था द राइटर्स जर्नल। नेक्स्ट है विकास कुमार झा, इन्होंने लिखा है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप।
तो आपको पूछा जा सकता है ये किसके ऊपर लिखी गई है। ये बुक जो है वो दोस्तों एक तरह की बायोग्राफी है, उषा उथुप के ऊपर लिखी गई है। उषा उथुप जो कि पॉप सिंगर के तौर पे जो है वो जानी गई। इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी आपको 3 बुक्स जो है वो याद रखनी है। एक नवदीप सिंह गिल, इन्होंने बुक लिखी बहुत ही फेमस, गोल्डन बॉय। और गोल्डन बॉय अब सबको पता है किसको कहा जाता है, नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट है राजीव भाटिया, इन्होंने इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के ऊपर बुक लिखी और बुक का नाम था इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजॉन्स। नेक्स्ट है सैमुअल मोएन, सैमुअल मोएन ने एक बुक लिखी ह्यूमेन, कि किस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने शांति को छोड़ा और वॉर जो है वो अलग अलग कंट्री के अंदर स्टार्ट करवा दी। तो उसके ऊपर ये बुक जो है वो लिखी गई है। इसी तरह से आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन आप यहाँ पे भी देख सकते हो जो मंगला जोड़ी बुक है, बेसिकली ये एक तरह से बर्ड्स आई व्यू है मंगला जोड़ी का, जो कि चिल्का लेक के ऊपर आप कह सकते हो कि इस तरह के पक्षी हैं जिनको मारा जाता था, हंटिंग होती थी, लेकिन अब उस हंटिंग को छोड़ के किस तरह से नेचर के बारे में प्रोटेक्ट करने के बारे में बताया हुआ है। और सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न इंडिया के बारे में भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। क्वेश्चन है विच कंपनी हैज पार्टनर विद अप्लाइड इन्वायरमेंट रिसर्च फाउंडेशन, उसके साथ टाई अप किया है ताकि मैनग्रोव इकोसिस्टम को बचा सकें, कौन सी स्टेट का। तो 2 चीजें बतानी है, एक तो कंपनी का नाम बताना है और कौन सी स्टेट के मैनग्रोव की ये बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बात हो रही है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की, याद रखना है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, तो आंसर यहाँ से क्लियर है, महाराष्ट्र होगा। और कंपनी का नाम अपने आप ही क्लियर है, वो क्या होगा, एप्पल होगा। तो एप्पल कंपनी ने पार्टनरशिप की है अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च फाउंडेशन के साथ, कि हम जो हैं वो कुछ इस तरह का काम करें जिसमें हम मैनग्रोव इकोसिस्टम को बचा सकें और जो लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं उसको भी हम बचा सकें, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में। स्टेट का जरूर काम जो है वो याद रखना है। और ये एप्पल का ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर चल रहा है, जिसमें वो क्लाइमेट चेंज के कारण जो कम्युनिटीज इफेक्ट हो रही है उनकी सपोर्ट करती हैं। और इसका मेन मकसद ये भी है कि मैनग्रोव इकोसिस्टम को इंडिया के अंदर बचाया जा सके, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जीवन जो है वो आप कह सकते हो डिपेंडेंट है। तो इसमें जो लोकल इकोनॉमी है जो कि मैनग्रोव्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, उसको हेल्दी बनाना है, उसको और जागरूक बनाना है ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके। और एप्पल ऑलरेडी 200 मिलियन यूएसडी जो है एक प्रोजेक्ट चला चुका है, जिसमें वो रिस्टोर फंड के नाम से उन्होंने स्टार्ट किया था 2021 में, ताकि हम जो हैं वो पूरी अर्थ को रिस्टोर करने का काम करेंगे अलग अलग एरिया में। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन आपके पास AERF, ये कंजर्वेशन एग्रीमेंट्स करती है लोकल कम्युनिटी या मेंबर्स के साथ, ताकि हम जो हैं वो मैनग्रोव्स को बचा सके लोगों की मदद के साथ। तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंटली इसमें याद रखना है मैनग्रोव्स जो रायगढ़ के हैं इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि रायगढ़ के जो मैनग्रोव्स हैं ये एक तरह की कोस्टल कम्युनिटी के लिए जीवन दान है, क्योंकि बहुत सा क्लाइमेट इम्पैक्ट जो है वो नहीं हो पाता किसके कारण, मैनग्रोव्स के कारण। और लाइक अनप्रडिक्टेबल मॉनसून आ रही है, या आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो टाइड्स ऊपर नीचे हो रही हैं, तो ये मैनग्रोव्स जो है वो उससे बचा लेते हैं। और सबसे बड़ा कार्बन सिंक का काम भी ये करते हैं। कार्बन सिंक का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसके कारण एटमॉस्फेयर साफ हो जाता है और इसको ब्लू कार्बन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि जो मैनग्रोव्स हैं उनका हमारे जीवन के ऊपर बहुत चीज़ें जो हैं वो प्रभाव करती हैं और बहुत चीज़ें जो हैं वो मैनग्रोव के साथ हमें बचाने के लिए काम आती हैं। तो आंसर क्या है, एप्पल है, और महाराष्ट्र स्टेट रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मैनग्रोव को बचाने का काम करेंगे। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने एक पैक्ट साइन किया है किसके साथ, ताकि जो शाफ्ट टेक्नोलॉजी है उसको हम लगा सकें, उसको यूज़ कर सकें, ताकि वॉरशिप्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और फाइटर एयरक्राफ्ट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। वॉरशिप्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इंडियन नेवी की बात हो रही है, फाइटर एयरक्राफ्ट की बात हो रही है इसका मतलब इंडियन एयरफोर्स की बात हो रही है। और ये शाफ्ट टेक्नोलॉजी है किसकी, ये है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि हम जो रडार गाइडेड मिसाइल्स हैं उनसे जो है वो खास करके वॉरशिप्स और फाइटर एयरक्राफ्ट्स को बचा सकें। तो इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने ये DRDO के साथ टाई अप जो है वो किया है। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि अब ये शाफ्ट टेक्नोलॉजी होती क्या है। शाफ्ट टेक्नोलॉजी एक तरह से इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेसर टेक्नोलॉजी है, पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है इसका यूज़ किया जाता है, ताकि जो नेवल शिप्स हैं या एयरक्राफ्ट्स हैं उनको जो दुश्मन की रडार है उससे बचाया जा सके, क्योंकि या तो रेडियो फ्रिक्वेंसी मिसाइल्स होती हैं उसको ट्रैक कर लेते हैं हम, या फिर आप कह सकते हो रडार के ऊपर ये मिसाइल्स आ जाती हैं। तो अगर शाफ्ट टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छे से यूज़ किया जा सके तो ये रडार के ऊपर आपको नहीं दिखेंगी। तो DRDO जो है ये हेल्प करेगा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की। तो DRDO ऑलरेडी एडवांस शाफ्ट कार्ट्रिजेस जो है वो बना चुके हैं इंडियन फोर्स के लिए, ताकि बेस्ट एफिशिएंसी जो है वो हायर फ्रिक्वेंसी रडार थ्रेट से बचाया जा सके। मॉडर्न वारफेयर जो है वो आजकल इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है कि हर चीज़ रडार पे आ जाते हैं, तो उस तरह से बचने के लिए जो है वो इसका यूज़ किया जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको सिर्फ स्लाइड से ही याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कौन सी कंपनी है या कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने पसोको के साथ टाई अप किया है
ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके इंडिया पावर सेक्टर के अंदर। एक सिंपल क्वेश्चन फिर से, पसोको का मतलब है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ये इंस्टीट्यूट है आईआईटी दिल्ली। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, बी होगा। तो पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक टाई अप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली के साथ, ताकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सके जो इंडियन पावर सेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और खास करके अकेडमिया और इंडस्ट्री का आपस में मेल कर सके, ताकि जो अकेडमिक एक्सपर्टीज है वो इंडस्ट्री को मिल सके, जो नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकेडमिक्स करता है वो इंडस्ट्री के ऊपर इंप्लीमेंट करके देख सके। और इसीलिए यहाँ पे एक अकेडमिक्स जिसका नाम है आईआईटी दिल्ली, एक कंपनी जो कि है पसोको, तो एक्सपर्टीज यूज करेगा पसोको आईआईटी दिल्ली की फैकल्टी की। तो आप देख सकते हो ये एमओयू जो है वो इंडस्ट्री अकेडमी इंटरेक्शन को आगे बढ़ाएगा, तो जो नॉलेज शेयरिंग है वो आगे बढ़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलेंगे, मतलब आईआईटी दिल्ली जो है वो पसोको के कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है वो करेगा। और साथ ही साथ रिसर्च जो है वो इंडिया पावर सेक्टर से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उससे रिलेटेड की जाएगी, खास करके जो ग्रिड ऑपरेशन है उसके ऊपर, या डिमांड और सप्लाई का जो मिसमैच है उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरह से अच्छे से यूज़ करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कैसे करना है, मशीन लर्निंग का यूज़ कैसे करना है, तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस जो है वो किया जाएगा। और रिसेंटली भी आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो आईआईटी दिल्ली है उसने एक एग्रीमेंट और किया था। आईआईटी दिल्ली जो है वो दिल्ली जल बोर्ड के साथ भी जो है वो एग्रीमेंट कर चुका है, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हिस्सेदारी करेगा, ताकि पानी की सप्लाई और या डिस्ट्रीब्यूशन या हम वेस्ट वाटर को किस तरह से बचा सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देगा। तो आईआईटी दिल्ली ऑलरेडी दिल्ली जल बोर्ड के साथ टाई अप जो है वो कर चुका है। और पसोको के बारे में खास तौर से याद रखेंगे, पसोको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को सिक्योर मैनर में अच्छे से चलाने का काम करती है। और इसको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। इसके 5 रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स हैं और एक नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर भी है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है दोस्तों। इसके चेयरमैन जो हैं वो कौन है, एस.आर. नरसिम्हा, एस.आर. नरसिम्हा, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। आरबीआई ने किसी भी नॉन इंडिविजुअल बोरोअर्स के लिए एक लिमिट तय की है कि वो एग्रीगेट एक्सपोजर अगर उसका 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उसको लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड जो है वो लेना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, पहले ये ऑप्शनल होता था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कंपलसरी किया है कि जो नॉन इंडिविजुअल बोरोअर्स हैं, मतलब कुछ ग्रुप्स हैं या कंपनीज हैं, अगर उनका एग्रीगेट एक्सपोजर जो है वो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनको लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर कोड जो है वो लेना होगा। लेकिन दोस्तों याद रखना है यहाँ पे एक्सपोजर का मतलब है जितना भी फंड उनके पास है, चाहे वो क्रेडिट है चाहे इन्वेस्टमेंट है, दोनों को मिला के। और लीगल आइडेंटिफायर कोड्स क्या होते हैं, ये दोस्तों 20 डिजिट का एक यूनिक कोड होता है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो वर्ल्ड वाइड की जा सकती हैं और उसको देखा जा सकता है। मतलब इसमें फाइनेंशियल डाटा सिस्टम जो है वो और भी बेहतर हो जाता है और इसमें रिस्क को मैनेज किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं 5 करोड़ या उससे ज़्यादा की जो भी नॉन इंडिविजुअल बोरोअर्स हैं उनको लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर जो है कोड लेना होगा। और बोरोअर्स जो एलईआई कोड्स जो हैं नहीं ले पाते तो उनको लोकल ऑपरेटिंग यूनिट की तरफ से जो है वो सेंक्शन नहीं किया जाएगा और साथ ही साथ वो नया एक्सपोजर नहीं डाल सकते, उनकी लिमिट को नहीं बढ़ाया जाएगा। और जो रिन्यूअल है और इन्हेंसमेंट है वो भी एग्जिस्टिंग एक्सपोजर में नहीं की जाएगी। तो जिनका 25 करोड़ से ऊपर ऊपर का एक्सपोजर है वो 30 अप्रैल 2023 तक लेंगे सबसे पहले, 10 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक है वो 2024 तक लेंगे, और 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक है वो सबसे लास्ट में उनकी डेडलाइन है 2025 तक। तो याद रखना है कि एलईआई क्या होता है, ये आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। लेकिन इसमें कुछ एग्जेम्प्टेड एंटिटीज़ हैं, जैसे कि जो सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं, एजेंसीज हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, वो एग्जेम्प्टेड हैं इसमें से। ये सिर्फ प्राइवेट की हम जनरली बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, डार्लोंग कम्युनिटी कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है, क्योंकि उनको रिसेंटली एक शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में ऐड कर लिया प्रेसिडेंट की तरफ से। तो प्रेसिडेंट ने इनके बिल को हाँ कर दिया है कि शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में एक और कम्युनिटी ऐड करते हैं, डार्लोंग कम्युनिटी, जो कि कहाँ की है, त्रिपुरा की। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, ए होगा। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल जो है वो 2022 पास कर दिया है। और डार्लोंग कम्युनिटी जो है वो एक सब ट्राइब कम्युनिटी है कुकी ट्राइब की, जो कि कहाँ पे स्थित है, त्रिपुरा के अंदर। तो डार्लोंग जो एक स्मॉल कम्युनिटी है, सिर्फ 11,000 लोगों की कम्युनिटी है, तो त्रिपुरा में पाई जाती है, उसको शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में ऐड कर लिया है। और थांगा डार्लोंग या डार्लोंग कम्युनिटी जो है उसको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है 2019 में, क्योंकि इन्होंने आर्ट, म्यूजिक और फ्लूट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो है जब ये अवार्ड हासिल किया
तो ये इसलिए किया ताकि इन्होंने अपने जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करके रखा, उसको बचा के रखा और अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाया एजुकेशन में, पब्लिक सर्विस में, म्यूजिक में, आर्ट में या कल्चर में, इसीलिए इनको ये सम्मान जो है वो दिया गया। और त्रिपुरा के बारे में याद रखेंगे, चीफ मिनिस्टर जो बिप्लब कुमार देव हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं सत्यादेव नारायण आर्या जी हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक फाउंडेशन स्टोन रखा है वर्ल्ड का पहला WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस जी वो भारत आए हुए थे, तो उनकी देखरेख में इसका उद्घाटन किया गया, इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया है ताकि हम जो है वो एक ग्लोबल सेंटर डेवलप कर सके, खास करके आयुष मिनिस्ट्री के थ्रू या हमारे एंशियंट जो हमारी लेगेसी है, जो पुरानी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, नेचुरल तरीके से बनाते हैं। और ये कहाँ पे बनाया जाएगा? ये यामनगर गुजरात के अंदर बनाया जाएगा। और साथ में इनके आप देख सकते हो टेड्रोस यहाँ पे खड़े हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और साथ ही मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर भी देख सकते हो प्रविंद कुमार जगनॉथ जी, प्रविंद कुमार जगनॉथ जी, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो इंडिया जो है वो आप कह सकते हो एक इंटरनेशनल हब बनता जा रहा है ग्लोबल वेलनेस का और पहला WHO का सेंटर खोला जा रहा है क्योंकि इसकी खास बात है कि पहला और पूरे ग्लोबल लेवल पे एक ऐसा ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर है जो केवल पूरे वर्ल्ड में एक ही है और वो इंडिया में खोला जा रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर दिया कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारा एंशियंट जो टेक्स्ट है वो बहुत कुछ बता देता है हमारे खास करके मेडिसिन सिस्टम के बारे में। और इसमें डाटा, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि ट्रेडिशनल मेडिसिन का हम बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। और जामनगर को ही क्यों चुना गया है? क्योंकि जामनगर जो है वो फर्स्ट आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी भी बनाता है। 50 साल पहले जो है वो फर्स्ट आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी का निर्माण जो है वो यहीं पे किया गया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है 2022 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तिमोर लेस्ते में जो है वो किसने जीत लिए हैं? तो तिमोर लेस्ते कहाँ पे है? ये आप ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे देख रहे हो, ऊपर जो है वो आप इंडिया यहाँ पे देख रहे हो और ये इंडोनेशिया और साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, तो उसके बीच में ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल ऊपर आपको ये राइट साइड पे दिखेगा तिमोर लेस्ते। तो इसके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने हैं जोस रामोस होर्ता ने। और खास बात क्या है इनकी? ये नोबेल प्राइज विनर हैं दोस्तों। क्या है? नोबेल प्राइज विनर, नोबेल पीस प्राइज जीत चुके हैं और इनको 2022 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत हासिल हुई। ये हैं दोस्तों रामोस होर्ता जो कि ईस्ट तिमोर इलेक्शन जीत चुके हैं या तिमोर लेस्ते के इलेक्शन जीत चुके हैं। और ये 20 मई को जो है वो शपथ लेंगे, 20 मई 2022 को, क्योंकि 20 मई को जो है वो 20th एनिवर्सरी है ईस्ट तिमोर इंडिपेंडेंस की। और इससे पहले ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 2006 से लेके 2007 तक और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2007 से लेके 12 तक। और नोबेल पीस प्राइज जीता था इन्होंने 1996 में क्योंकि ईस्ट तिमोर के एरिया में इन्होंने पीसफुल सिचुएशन बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। और तिमोर लेस्ते की जो कैपिटल है वो कौन सी है? दिल्ली। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी कंपनी और वन वेब ने एक एग्रीमेंट किया है ताकि वन वेब की जो बची खुची सैटेलाइट्स हैं उसको भी लॉन्च किया जाएगा, मतलब उसको कंप्लीट किया जाएगा। ये है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो कि इसरो का एक कमर्शियल विंग है, तो इसरो का ही एक पार्ट है एक तरह से। तो इन्होंने वन वेब के साथ टाई अप किया कि वन वेब की सैटेलाइट लॉन्च में ये हेल्प करेंगे और उनकी जो भी बची हुई सैटेलाइट्स हैं उसको आप कह सकते हो लॉन्च किया जाएगा इसरो की मदद से। तो आप कह सकते हो फर्स्ट लॉन्च जो होगा जो कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की तरफ से किया जाएगा वो सतीश धवन स्पेस सेंटर के अंदर से किया जाएगा। और इस पैक्ट का मतलब ये भी है कि NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और वनवेब दोनों मिलकर जो है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने का काम करेंगे, क्योंकि वनवेब ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि हम 428 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके हम जो हैं वो बहुत ही अच्छी स्पीड का जो कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करेंगे। तो इससे पहले जो है आप कह सकते हो वनवेब और स्पेस एक्स का टाई अप भी हो चुका है कि वो भी वनवेब की सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे, उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। और अब ये टाई अप जो है वो इसरो के कमर्शियल विंग के साथ भी हो चुका है। तो अपने सिंपल तरीके को क्वेश्चन से याद रखना है। और वन वेब जो है वो भारती ग्रुप की तरफ से जो है वो खरीदी गई थी यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट के साथ मिलके, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? लंदन में। अगला आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो 3 दिन गुजरात के दौरे पे आए। हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। सेबी ने 2.06 करोड़ रुपए रिकवरी नोटिस जो है मतलब एक फाइन लगा दिया NSE के जो चीफ रवि नारायण थे पहले, लाइक 2013 में ये चीफ थे। तो उस टाइम पीरियड पे आप कह सकते हो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक बंदे को अपॉइंट किया गया था चीफ स्ट्रेटेजिक ऑफिसर को, उसके रिलेटेड कुछ गपला था अपॉइंटमेंट को लेके, जिसके कारण ये फाइन जो है वो सेबी ने लगा दिया है।
नेक्स्ट, नेवी चीफ अनवील्ड ज्वाइंट नेविगेशन चार्ट मालदीव्स के अंदर उन्होंने लॉन्च किया, तो इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल आर हरि कुमार जी, उनका पहला दौरा था मालदीव्स का, बायलेटर रिलेशन आगे बढ़ेंगे और इन्होंने एक चार्ट नेविगेशन चार्ट जो है वो मालदीव्स का रिलीज किया है। वेस्ट बंगाल ने जो है वो 3.42 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट जो है वो हुई है, ये 6th नंबर की है, 2 दिन की समिट थी, इसमें 137 लास्ट दिन जो है वो MOU साइन किए गए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने की संभावना है, 4300 पार्टिसिपेंट्स थे और 42 कंट्री से अलग अलग तरह के लोग जो है वो आए हुए थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सी मोहम्मद फैजी को एज ए मेंबर अपॉइंट कर दिया है हज कमेटी ऑफ इंडिया का। याद रखना है हज कमेटी ऑफ इंडिया जो कि एक स्टेचुटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ही देखती है कि हज के लिए जो लोग जाना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। तो जितना भी हज के लिए यात्री जाते हैं इंडिया से खास करके, तो आप कह सकते हो या तो वो हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू जाते हैं या हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर की तरफ से जाते हैं, जो कि मिनिस्ट्री अप्रूवल देती है। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल 2022 का क्वेश्चन क्या था, डिमांड ड्राफ्ट की लिमिट कितनी होती है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसके थ्रू डिमांड ड्राफ्ट की जो लिमिट है वो 3 महीने की होती है। तो इसका मतलब ये कितने दिन हो गया हमारे पास, 90 दिन हो गया, जिस दिन डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर इशू डेट जो है वो लिखी होती है उससे ये टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। और तीसरे महीने के बाद ये फिर रीवैलिडेट करवाना पड़ता है डिमांड ड्राफ्ट, और रिटर्न रिक्वेस्ट जो है वो इश्योर बैंक को देनी पड़ती है। तो 90 दिन जो है वो दोस्तों वैलिडिटी हो सकती है डिमांड ड्राफ्ट की, या 3 महीने वैलिडिटी हो सकती है। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बैरोमीटर इंडियन मार्केट का किसको कहा जाता है। तो आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी आप जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेकिन ये फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। लेकिन दोस्तों लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लोगे, हमेशा खुश रहोगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।